हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे चैनल SK सिंह लेक्चर पर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास की साइंस को। 10th क्लास की साइंस का जो पहला चैप्टर है वो रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का जो पहला टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया किसी भी पदार्थ के अंततः घटित होने वाले परिवर्तन के पश्चात अगर कोई नया पदार्थ क्या बनता है, नया पदार्थ और नए गुणधर्मों वाला, तो हम उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब बात आती है कि रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण कैसे होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है अभिकारकों की। अभिकारकों का दूसरा नाम जो है वो क्रियाकारक भी है। क्या नाम है? दूसरा नाम है क्रियाकारक। क्या नाम है? क्रियाकारक। क्रियाकारक, इसे रिएक्टेंट भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं इंग्लिश में? रिएक्टेंट। तो आपको ये भी पता रहना चाहिए कि अभिकारक मतलब क्रियाकारक। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक या क्रियाकारक कहते हैं। आई होप आपको अभिकारक समझ में आए होंगे। अभी नेक्स्ट पॉइंट आता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात आती है किसकी? उत्पाद। उत्पाद को प्रोडक्ट भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होते हैं? प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारकों या अभिकारकों के फलस्वरूप जो भी नया यौगिक बनता है, जो नए गुणधर्मों वाला होता है, उसे ही हम उत्पाद कह देते हैं या उत्पाद कहा जाता है। अब देखो, जो इसकी डेफिनेशन है जो मैंने लिख रखी है वो क्या है? ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल आप देख सकते हो। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल मतलब उदाहरण। उदाहरण में जैसे सबसे पहले आप देख लो, भोजन का क्या है? भोजन का पचना। फिर उसके बाद श्वसन है। श्वसन, फिर लोहे में जंग लगना है। फिर मैग्नीशियम फीते का जलना है। और फिर बात आती है किसकी? फिर बात आती है दही बनना। क्या है? दही बनना। अब आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो प्रक्रियाएं हैं, जैसे मैं एक रिएक्शन को आपको यहाँ समझा सकता हूँ। रिएक्शन मतलब अभिक्रिया को। अभिक्रिया जैसे लोहे, लोहे का जो फॉर्मूला होता है वो Fe होता है, फेरस। और फेरस की क्रिया ऑक्सीजन के साथ, नमी युक्त ऑक्सीजन के साथ जब होती है तब ये क्या बना लेता है? Fe2 और O3। इसे ही हम जंग लगा लोहा कह देते हैं। इनटू में XH2O भी रहता है इसमें, हाँ, नमी युक्त वाला। इसका मतलब ये जो रिएक्शन हुई है, पहले लोहा अलग था, ऑक्सीजन अलग थी, इन्होंने आपस में क्रिया की। ये दोनों क्रियाकारक हैं, ये दोनों क्रियाकारक हैं। इन्होंने क्रिया करके फेरस ऑक्साइड बनाया, वो भी नमी युक्त वाला। तो इसे हम जंग लगा लोहा भी कहते हैं। अब बात आती है, आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। अब बात आती है रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण की। हमें पता कैसे लगेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है? सबसे पहले आपको एक परीक्षण करना, ऑब्जर्वेशन करनी है। ऑब्जर्वेशन मतलब परीक्षण। आपको देख के पता करना है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। सबसे पहले आप देखेंगे कि अवस्था में परिवर्तन हो रहा है या नहीं। जैसे अवस्थाओं के आधार पर 4 अवस्थाएं हैं मूल रूप से आपकी 10th क्लास में। सबसे पहले क्या है? ठोस है, हाँ, ठोस है। और फिर उसके बाद एक अवस्था होती है द्रव की, और एक होती है गैस की, और एक होती है प्लाज्मा की। मुख्य रूप से ये 3 चलती हैं आपकी 9th 10th में, 3 ही रहती हैं। और एक अवस्था प्लाज्मा, और एक और होती है बोस आइंस्टीन करके। तो यानी हमें पहले नंबर ठोस और द्रव और गैस 3 के बारे में जरूर पता रहना चाहिए, वो आपको 9th में बताया जाता है। अब बात आती है सबसे पहले अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन बताया ना, ठोस से द्रव, द्रव से गैस, या फिर इनमें आपस में कोई चेंजेस हो रहे हैं तो हम कहेंगे कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। हम रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित कर रहे थे। रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए क्या था? रासायनिक अभिक्रिया जो है वो रासायनिक अभिक्रिया को कैसे, सबसे पहले हमें LHS और RHS पता रहना चाहिए। बीच में एक एरो रहता है जो RHS और LHS को अलग अलग प्रदर्शित दिखाता है।
एस साइड क्या रहेंगे, इस साइड रिएक्टेंट रहेंगे, इस साइड प्रोडक्ट रहेंगे, बीच में एक एरो रहता है जो एरो इस प्रोडक्ट की दिशा को बताता है। अभी देखो उन्होंने जिंक की और सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया करवाई। जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया करवाने के बाद जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनी। अब इसे हिंदी में ना लिख के हम रासायनिक समीकरण के रूप में लिखेंगे। और समीकरण का जो रूप है उसमें क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को समझने के लिए आपको ये वाला टॉपिक जानना पड़ेगा। रासायनिक समीकरण क्या है, आप देख सकते हो। रासायनिक समीकरण कहलाती है, यही बात नोट्स में लिख रखी है। क्या है, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण के तत्वों के प्रतीक, अभिकारक और उत्पादकों के रासायनिक और उनके जो अणुसूत्र हैं उनके जो भौतिक अवस्था है और भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं तथा इनके अणुसूत्र भी लिखे जाते हैं। हाँ, जिसे हम क्या कह देते हैं, जिसे हम रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाए जाते हैं। ये क्या कह रहे हैं, सबसे पहले आपको रिएक्टेंट पता होने चाहिए, रिएक्टेंट के बाद प्रोडक्ट पता होने चाहिए। अगर दाब लगा रहे तो ऊपर यहाँ लिखोगे, ताप लगा रहे तब भी ऊपर या नीचे लिखोगे। अगर कोई उत्प्रेरक रख रहे तब भी कहाँ लिखोगे, नीचे या ऊपर। टेम्परेचर दे रहे तब भी ऊपर या नीचे लिखोगे एरो के। और रिएक्टेंट किस अवस्था में है, अगर सॉलिड है तो एस यानी ठोस है तो एस, वैसे लिक्विड है तो एल, और वैसे गैस है तो जी। सेम इस साइड करोगे, एस या एल या फिर जी। आई होप आप समझ पा रहे होगे। अब बात आती है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना पड़ता है। एरो के इस साइड जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट इस साइड है, यानी एरो किसको बता रहा है, प्रोडक्ट को। अब इस रिएक्टेंट की कितनी मात्रा है, इस रिएक्टेंट की कितनी मात्रा है और प्रोडक्ट कितने अनुपात में या कितनी मात्रा में बना, ये दोनों हमेशा आर है वो पी के इक्वल रहेगी। इसे ही संतुलन कहते हैं। अब इस संतुलन को समझने के लिए आपको कुछ टॉपिक जानने होंगे। जैसे एक नियम है जिसे हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। हाँ, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश। रासायनिक अभिक्रिया से पहले यानी अभिकारक होते हैं रासायनिक अभिक्रिया से पहले एवं उनसे पश्चात बने उत्पाद, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान समान होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अब समान होगी तो इसका मतलब आर एजकल टू पी हमेशा इक्वल होंगे, होंगे ना। अब बात आती है इनको बैलेंस करेंगे कैसे। सबसे पहले इसको चरणबद्ध संतुलित करने के तरीके देखेंगे। चरणबद्ध कैसे, मतलब सिस्टम वाइज, से पैटर्न वाइज हम देखेंगे। पैटर्न वाइज में कैसे जानेंगे, पैटर्न वाइज में जैसे मैं कह रहा हूँ चरण नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा इसका, फर्स्ट स्टेप पर रासायनिक समीकरण को लिखकर प्रत्येक सूत्र के ओर क्या करेंगे, प्रत्येक सूत्र के ओर चारों ओर बॉक्स लगा देंगे। यानी उसका जो अणुसूत्र है उसको लिखकर उनके चारों ओर बॉक्स लगा देंगे। जो सूत्र है उसके हम सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। हाँ, उसके सूत्र में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यहाँ देखो, सबसे पहले एफ ही है यानी ये लोहा है। क्या है, लोहा। लोहा की क्रिया किससे करवाई है, जल से करवाई। तो क्या बना है, फेरस ऑक्साइड। क्या बना है, इसे फेरस ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेरस ऑक्साइड, ऑक्साइड बोलते हैं, ऑक्साइड। हाँ, और हाइड्रोजन गैस निकली। अब ये हाइड्रोजन गैस निकली, अब इससे बैलेंस करना पड़ेगा। सबसे पहले देखो इनको फॉर्मूलों को लिख लो और ऐसे डब्बे में बंद कर लो, ऐसे करके। हाँ, फिर इसको बैलेंस करो। सबसे पहला स्टेप क्या है, पहले तो हमने फॉर्मूलों को लिखा, प्रतीकों को लिखा और फिर एक रासायनिक अभिक्रिया हुई, इन सबको कोष्टक यानी डब्बों में बंद कर लिया। फिर बात आती है, अब देखो संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए। यानी संतुलित करना स्टार्ट करो, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो और उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। अब बात आती है सेकंड चरण क्या है इसका, सेकंड स्टेप क्या है। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या नोट कीजिए। अब तत्वों या फिर अभिकारकों के पश्चात जो अभिक्रिया हुई है उसके फलस्वरूप में जो उत्पाद बना है उनके जो परमाणु हैं, परमाणु जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम,
बेरिलियम, बोरान, हाँ बेरिलियम, बोरान, ये सब ऐसे क्या होते हैं, परमाणु होते हैं जो सिंगल डिजिट में होते हैं। इनको काउंट करेंगे। जैसे देखो, आपने पहली जो रिएक्शन अभी थोड़ी देर पहले देखी है, Fe ने किससे क्रिया की है, Fe ने क्रिया की है जल से, और जल से जब क्रिया की है तो क्या बना, Fe2 और O3, और प्लस में हाइड्रोजन गैस निकली है। अब यहाँ पर Fe जो है वो अभिकारक यानी रिएक्टेंट साइड कितना है, और P मतलब उत्पाद साइड कितना है। देखो यहाँ पर फेरस 1 है, यहाँ पर फेरस कितने हैं, 3 है, यहाँ पर फेरस कितने हैं, यहाँ पर फेरस 1 है, और फेरस यहाँ पर फेरस 2 हैं, सॉरी 2 हैं, हाँ 2 फेरस हैं। और फिर उसके बाद हाइड्रोजन इस साइड 2 हैं, और हाइड्रोजन इस साइड भी 2 हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, जल के साथ में एक ऑक्सीजन है, और इस साइड में ऑक्सीजन 4 बन जाते हैं, या फिर 3 लेके चलते हैं। हाँ, अब देखो इसमें ऑक्सीजन 3 है, तब इसे बैलेंस करो, बैलेंस करोगे, या फिर देखो Fe जो है 3 और O4 भी बन जाता है। हाँ, ये भी बन जाता है, यानी Fe3 और O4 भी बन जाता है, तो यहाँ पर बैलेंसी 3 और 4 की भी हो जाती है। हाँ, अब बात आती है चरण नंबर सेकंड की। सबसे पहले चरण 2 में हमने क्या किया, सभी परमाणुओं को क्या किया, काउंट किया, काउंट करके एक सारणीबद्ध मैंने लिख लिया। फिर थर्ड चरण में क्या है, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, सबसे अधिक परमाणुओं वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित करेंगे, यानी दोनों साइड में हमें बैलेंसी करनी पड़ेगी। अब बैलेंसी करने के मान लो इस साइड में 1 है और इस साइड में 2 है, तो 1 जो है वो 2 के बराबर नहीं हो सकता है कभी भी। अब 1 जब 2 के बराबर, 1 जो है वो 2 के बराबर कभी नहीं होगा। अब 1 जो 2 के बराबर नहीं होगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इस वाले 2 का गुणा किस साइड करेंगे, इस साइड, और इस वाले 1 का गुणा किस साइड करेंगे, इस साइड। ये बैलेंसी का बहुत अच्छा तरीका है। अब हम ऐसे ही गुणांक करेंगे, कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। किसी भी तत्व को या यौगिक को चेक करने के लिए सबसे पहले परमाणुओं को देखेंगे, और फिर इसकी बराबरी करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अभी देखो तीसरे चरण में दोनों को हम देख लेंगे कैसे है, फिर उसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, गुणांक करेंगे। अब अब देखो सबसे पहले बात किसकी आती है, Fe कितना है, Fe जो है वो कितना है, Fe जो है यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना था, 2 था, और ऑक्सीजन 1 था। अब यहाँ पर O जब 4 हो गए बैलेंसी के लिए, फिर एक ऑक्साइड में FeO4 में, फिर एक ऑक्साइड में जब कितने हो गए, 4O हो गए, तब इसमें O कितना है, 1 है। जब 1 O है तो 1 O को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 है, 4 कभी 1 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो इस 1 का गुणा इस साइड कर दो, O को बैलेंस कर रहे सबसे पहले, फिर और इस 4 का जो मल्टीप्लाई है वो इस साइड कर दो, तो ये देखो 4 पूरे में आ गए। इसके अणुसूत्र में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो यहाँ पर हमने कितने कर दिए, 4 कर दिए। अब 4 कर दिए, अब बैलेंस इस साइड मैंने O बैलेंस कर लिए। अभी अब हम चौथा चरण देखेंगे इसका। चौथा चरण क्या है, अब हम क्या करेंगे, चौथे चरण सभी तत्वों के परमाणुओं को चरण 3 की भांति संतुलित कीजिए, यानी जो चरण हमने तीसरा पढ़ा है उसके भांति हम संतुलित करेंगे। संतुलित कैसे करेंगे, अब इन दोनों को संतुलित कर लेंगे। सबसे पहले मैंने ऑक्सीजन को संतुलित किया, तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हो गए, यानी 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गए इस साइड के रिएक्टेंट साइड में, और इस साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो 2 जो हैं वो कभी 8 के बराबर हो सकते हैं, 8 के बराबर नहीं होंगे, तो इस 2 का गुणा किस साइड करोगे, इस साइड करोगे। हाँ, या फिर इस 8 को बैलेंस करने के लिए हम क्या कितना करेंगे, यहाँ पर एक अणु के रूप में है, तो इसको हम 8 पूरा इसको कर लो, तो 2 गुना क्यों करोगे, तो इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 8 के बराबर में इसको पूरा करने के लिए तब हम इसका इसमें 4 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे, 4 से, 4 दूनी 8, और 8 एकन 8, इसमें 1 का गुणा करेंगे और इसमें 4 का बैलेंस है। इस साइड में कितने का गुणा, देखो इस साइड वाले और इस साइड वाले हाइड्रोजन बैलेंस है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी ये भी बैलेंस है। अब बात आती है इसकी, अभी देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, अब बात आती है फेरिक की। और फेरस, फेरस यानी लोहा इस साइड 3 है और इस साइड 1 है, 1 कभी 3 के बराबर होगा नहीं, तो इस 3 का गुणा किस साइड करेंगे, इस साइड, और इस 1 का गुणा इस वाले 1 का गुणा इस साइड करेंगे, तो इसका मतलब इसका गुणा इसमें कर दिया 3, और इसमें 1 का ही गुणा रखा। तो देखो अब टोटल हम देख पा रहे हैं कि ये बैलेंस है। देखो बैलेंस है, कैसे किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक किया। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, अगर 1 इस साइड है, इस साइड 4 है, तो इस 4 का गुणा इस साइड, और इस 1 का गुणा इस साइड। हाँ, एक क्रॉस मल्टीप्लाई चलती है। अब आप देख पा रहे होगे कि सभी देखो
सभी के परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया के दोनों ओर समान होनी चाहिए। हमने पहले ही बता दिया था आपको, आर जो है वो पी के बराबर होनी चाहिए। हाँ, जैसे हमने बैलेंसी के बारे में पढ़ा है ना, द्रव्यमान अविनाशता का नियम, यानी वो बैलेंसी बताता है कि कोई भी चीज़ ना तो अभिक्रिया के पश्चात या अभिक्रिया के पूर्व ना तो बाहर से आती है और ना बाहर से अंदर से बाहर आती, अंदर से बाहर जाती है, ना ही अंदर से बाहर जाती है, यानी इसके फलस्वरूप हमेशा बराबर होने चाहिए। हाँ, अब बात आती है पाँचवें चरण की। अब पाँचवें चरण में क्या क्या रह गया? पाँचवें चरण में आप देख सकते हो, यानी स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में क्या है? अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था लिखना। भौतिक अवस्था हमने बोला था, अगर ठोस है, ठोस को क्या लिखते हैं? सॉलिड होता है, सॉलिड की एस ले लेते हैं। हाँ, फिर उसके बाद द्रव होता है, द्रव द्रव जो है वो लिक्विड लिखते हैं, इस वजह से एल ले लो। हाँ, फिर बात आती है, ये देखो, ठोस है तो एस, द्रव है तो एल, और गैस है तो जी। ये अवस्थाएं हैं। अगर जलीय है, जलीय मतलब उसमें पानी की मात्रा मिली हुई है, तो उसे एक्वस बोलते हैं। एक्वस बोलते हैं, इस वजह से एक क्यू ले लेते हैं। और जैसे ही हम एक क्यू लेंगे तो जब समझ जाओ कि विलयन जो है हमारा वो कैसा है? जलीय है। हाँ, अब इस साइड देखो, हमने सबसे पहले क्या कर लिया था? लोहा ज़्यादातर हमेशा हमें सॉलिड में मिलता है। किस रूप में मिलता है? सॉलिड में। और यहाँ पर जो पानी था ना, इसे H2O बोलो। हाँ, मिस्टेक बाई मिस्टेक लिख नहीं पाया उधर, H2O है। H2O जो है वो द्रव रूप में मिलता है या फिर गैस रूप में मिलता है। अब वो वाष्प रूप में क्यों है? लोहे से जो क्रिया होगी वो वाष्प रूप में। नमी है, नमी कहाँ पर है? वायुमंडल में। किसमें है नमी? वायुमंडल में। किसमें है? वायुमंडल में। वायुमंडल में नमी है और वो किसके रूप में है? वाष्प यानी गैस के रूप में है। और वो क्रिया कर लेती है किससे? लोहे से। भाप के रूप में क्रिया हो जाती है किससे? लोहे से। और भाप के रूप में जैसे ही लोहे से क्रिया होती है, वैसे ही ये क्या बना लेता है? ये बना लेता है फेरक ऑक्साइड। क्या बनाता है? फेरिक ऑक्साइड। और हाइड्रोजन गैस को त्याग देता है। किसको त्याग देता है? हाइड्रोजन गैस को त्याग देता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, इस Fe ने किससे क्रिया कर ली? इस O से क्रिया कर ली, और हाइड्रोजन जो है वो 4 के रूप में निकल गए, और 4 के रूप में यानी हाइड्रोजन 2H2O के रूप में निकल जाएंगे, और ये फेरस ऑक्साइड बन गया। यानी एक O इससे आया, फिर बाद में फिर पुनः इससे क्रिया हो जाती है, फिर क्या बन जाता है? Fe3 और O4 बन जाता है बाद में दोबारा पुनः क्रिया होके। अब देखो, हम देखेंगे चरण नंबर 6 को। चरण नंबर 6 क्या है? चरण नंबर स्टेप नंबर 6 पे आ गए, यानी कुछ आवश्यक परिस्थितियां, जैसे ताप, दाब या उत्प्रेरक। हाँ, अभी उत्प्रेरक के बारे में आगे हम बहुत अच्छे से समझेंगे। ताप तो जानते हो, ताप मतलब हीटिंग, मतलब गर्माहट, और दाब मतलब प्रेशर, प्रेशर मतलब दबाव। या फिर उत्प्रेरक, उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक किसी भी अभिक्रिया को क्या करता है? तीव्र या फिर मंद करवा के, यानी संपूर्ण करवा देता है, उत्प्रेरक कहलाता है। यदि यदि क्या हो? यदि में आप देखो, उत्प्रेरक को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखा जाता है, यानी जो एरो कर रहे हो ना, उस पर हम उत्प्रेरक लिखते हैं, और दाब, ताप और जो भी डिफरेंशियल वाली चीज़ें हैं वो सब इसी एरो के ऊपर या नीचे लिखते हैं। और कभी कभी सह उत्पाद भी इसमें माइनस लगा के यहीं लिख दिया जाता है। हाँ, अभी आप देखो, यानी हमारा जो रासायनिक समीकरण लिखने की जो विधियां थी वो टोटल 6 स्टेप थे, हमने पूरे कर लिए। यानी आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया को कैसे लिखते हैं और कैसे बैलेंस करते हैं। अब बात आती है, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? रासायनिक अभिक्रिया जो है, रासायनिक जो अभिक्रियाएं हो उनके प्रकार होते हैं, कितने टाइप होते हैं? टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस कितने प्रकार की होती हैं? सबसे पहली जो अभिक्रिया है वो क्या है? वो संयोजन अभिक्रिया है। इस संयोजन को योगात्मक और कहते हैं। क्या कहते हैं? योगात्मक कहते हैं। हाँ, योगात्मक। योगात्मक का मतलब है जुड़ना, एक साथ इकट्ठा होना, हाँ, सम होना। अब देखो, इस अभिक्रिया में क्या होता है? इस अभिक्रिया के उपरांत में अगर आप देखोगे ठीक से, जैसे कोई अभिकारक हैं, मान लो अभिकारक 2 हैं, और 2 से मिलकर एक प्रोडक्ट प्राप्त हो, या फिर 3 हैं, 3 से मिलकर कितना प्रोडक्ट प्राप्त हो? एक प्रोडक्ट। यानी हम कह सकते हैं, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारकों के 2 या 2 से अधिक अभिकारकों के मिलने से एकल उत्पाद प्राप्त हो। यानी हम कोई अभिकारक ले लें, अभिकारक में जैसे ए, बी, सी, और फिर उसके बाद डी उत्पाद बन जाए, या फिर ए बी लिया है, सी उत्पाद बन जाए। अब अभिकारक है, यानी अभिक्रिया एरो से पहले इस साइड वाले क्या हैं? अभिकारक हैं, और इस साइड वाले प्रोडक्ट हैं, ये वाले रिएक्टेंट हैं। क्या हैं? रिएक्टेंट।
अब देखो दो चीज़ों से मिलकर एक नई चीज़ बन गई, यानी ये दोनों इकट्ठे होकर एक चीज़ बना लिए, इसका मतलब संयोजन हुआ। क्या हुआ? संयोजन, यानी योग होकर एक नई चीज़ बन गई जिसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस एक रिएक्शन हम आपको दिखा दें, एक रिएक्शन जैसे उदाहरण में देखो आपने अमोनिया देखी होगी, क्या देखा होगा? अमोनिया को देखा होगा। किसको देखा होगा? अमोनिया को। अमोनिया को आपने देखा ही होगा। देखो अमोनिया जो है वो NH3 रहती है। NH3 की क्रिया किससे करा दो? NH3 की क्रिया करा दो। NH3 की जो क्रिया है वो H2O से करवा दो। किससे करवा दो? H2O। और ये H2O से जैसे ही क्रिया करेगा वैसे ही NH4 और OH बना लेता है। क्या बना लेता है? O और H। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। अब आप देखो इसे A मान लो और इसे B मान लो। अब देखो A B से मिलकर क्या बन गया? ये C मान लो। समझ रहे हो ना कैसे हो रहा है? यानी दो अभिकारक हैं जिनसे मिलकर एक नया उत्पाद बन रहा है और एकल बन रहा है, कोई सह उत्पाद प्राप्त नहीं हो रहा है। अब बात आती है, अब देखो इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं हमने। एग्जाम्पल देखो जैसे कोयले का दहन। अब देखो कोयला जो है उसे कोयला जो सी होता है उसका सिंबल, अब इसके सिंबल इसको क्या करो? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाओ। बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई भी चीज़ जलती नहीं है, यानी सबसे पहले वायु में जो ऑक्सीजन है उससे क्रिया करता है कोई भी पदार्थ, तब जलता है। अब देखो इसकी क्रिया इससे हुई और क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। ये धुआं रूप में बन गया, और धुआं किस में होता है? गैस रूप में दिखता है आपको। अब देखो आप देख रहे होगे सबसे पहले जो कोक है, आप देखो कोयला किस में होता है? कोयला जो है वो सॉलिड में होता है, इस वजह से एस बना है। अब वायु जो है वो गैस में होती है तो इस वजह से जी बना, और जलने के बाद धुआं किस में होता है? गैस में, इस वजह से जी बना है। और इसका फॉर्मूला कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसका फॉर्मूला कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 कह देते हैं। हाँ, अब देखो आप जैसे आप देख रहे हो जल का निर्माण। जल के निर्माण में भी देखो क्या क्या चाहिए? हाइड्रोजन चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए, और दोनों गैस अवस्थाओं में होती हैं और आपस में सहयोग करके क्या बना लेती हैं? पानी। और पानी लिक्विड फॉर्म में होता है, इस वजह से एल दे दिया। हाँ, तीसरा एग्जाम्पल क्या है? तीसरा एग्जाम्पल ये रहता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या रहता है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जो मार्केट में चूना रहता है ना पोतने के लिए, उसमें पानी डालो, पानी डालने पर देखो वो बुदबुदाहट के साथ गर्म ऊष्मा देता है, और ऊष्मा के साथ ऊष्मा देता है, कोई नया प्रोडक्ट नहीं देता है, सह उत्पाद नहीं देता है। अब देखो इसके CO को हम क्या कह देते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। अब इसमें पानी डालते हैं तब ये बन जाता है बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना जो है, अब देखो ये जलीय है, जलीय की वजह से इसे AQ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? AQ। अब देखो आप देख पा रहे होगे सबसे पहले हमने क्या किया? मार्केट से चूना लाए, और चूना ला के मैंने जल डाला, और जल डालने के बाद ये अल्कोहली गाढ़ा गाढ़ा चूना हमारा पोतने लायक बन गया, जिसे हम बिना बुझा हुआ चूना कह रहे हैं। हाँ, ये प्रक्रिया क्या है? देखो दो चीज़ें हैं, इसे A मान लो और इसे B मान लो, और C हमारा प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है। यानी कि देखो, यानी एकल उत्पाद यानी संयोजन अभिक्रिया है, दो अभिकारकों से मिलकर एक उत्पाद बन रहा है, इसका मतलब ये संयोजन अभिक्रिया है। अब देखो संयोजन अभिक्रिया में आपको कोई दिक्कत? आई होप आपको जो संयोजन अभिक्रिया है वो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अभी देखो हम बात करते हैं ऊष्मा छेपी। सबसे पहले इस शब्द को ही समझ लो। ऊष्मा का मतलब होता है एनर्जी, छेपने का मतलब होता है उत्सर्जित करना, निकालना। हाँ, अब देखो किसी भी अभिक्रिया के अंदर से क्या करे? ऊष्मा निकले, उससे हीटिंग निकले, तो हम उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की डेफिनेशन क्या होगी? अगर हम ठीक से लिखें तो क्या बोलेंगे? जिन अभिकारकों के मिलाने से जो नए उत्पाद बनते हैं उसके साथ साथ हमें ऊष्मा भी उत्सर्जित, या उस अभिकारकों के क्रिया करवाने के पश्चात फलस्वरूप में उत्पादक के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे हम ऊष्माक्षेपी क्या कह देते हैं? ऊष्मा निकले तो ऊष्माक्षेपी, या उत्सर्जन हो, उत्सर्जन निकलना एक ही बात होती है, निष्कासन होना। हाँ, तब यानी R और R के मिलाने से क्या हो? प्रोडक्ट तो बने ही, एक बने, दो बने, कितने भी बने, परंतु उसके साथ में एनर्जी और निकले। एनर्जी मतलब ऊष्मा, ऊष्मा यानी ऊर्जा। तो हम कहेंगे कि ये एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है या अभिक्रिया है। अब देखो जैसे आपने देखा होगा प्राकृतिक गैस मैथेन है। कौन सी है? मैथेन है। मैथेन जो आपके सिलेंडरों में नहीं भरी होती है खाना खाने के लिए, खाना बनाने के लिए, फिर उससे खाना बना के खाते हैं। हाँ, वो गैस क्या होती है? मैथेन। इसे प्राकृतिक गैस कहते हैं। इसका दहन करवाओ, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। आपने गैस में देखा होगा नीचे होल होता है जिससे ऑक्सीजन जाती है, और सिलेंडर से मैथेन आती है, फिर वो ऑक्सीजन के संपर्क में आके जलती है, और फिर वो क्या देती है? ना के बराबर में थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड देती है, और वाष्प के रूप में जल को उत्सर्जित करती है। और क्या दे रही है?
आप देखो खाना बन किस वजह से रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बन रहा है या जल के कारण बन रहा है। ऊष्मा यानी हीटिंग निकल रही है, तभी तो खाना बन पा रहा है। खाना किस वजह से बन रहा है, हीटिंग के कारण, ताप के कारण, यानी किसके कारण बन पा रहा है, ताप के कारण। जिस पे देखो तुम जो भी बर्तन रख रहे हो वो हीटिंग आ रही है, फिर जाके खाना पक रहा है। और जो बर्तन है वो कैसे हैं, वो सभी बर्तन ऊष्मा के बहुत अच्छे चालक हैं, इस वजह से उसमें खाना बन पा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ऊष्मा और प्लस में निकलती है। इसी वजह से इस प्रक्रम को हम क्या कह देते हैं, प्रक्रम या अभिक्रिया को क्या कह देते हैं, ऊष्मा छेपी प्रक्रम कह देते हैं। यानी कोई ऐसी अभिक्रिया जिसके अंतर्गत अभिक्रिया संपूर्ण होने के पश्चात कोई ऊष्मा और निकले। देखो ये है ऊष्मा, ये ऊष्मा कहाँ से निकली, हमने मेथेन को जलाया ऑक्सीजन के माध्यम से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाष्प के रूप में जल निकला और एनर्जी मिली, ऊर्जा मिली, ऊष्मा मिली, हीटिंग मिली, उससे हमने क्या बना लिया, खाना बना लिया। आई होप ये वाला जो एग्जाम्पल है आपको समझ में आया होगा। देखो दूसरा एग्जाम्पल क्या है, जैसे आप श्वसन करते हो, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। अब अगर श्वसन ना हो आपके अंदर तो कोई एनर्जी आपके अंदर क्रिएट नहीं होगी, बनेगी नहीं, और एनर्जी नहीं बनेगी तभी तो देखो आपको कभी कभी ऑक्सीजन, स्वच्छ ऑक्सीजन नहीं मिलती तो आपके अंदर एनर्जी की कमी लगने लगती है। अब देखो आपके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज खाना वाना खाते हैं तब ग्लूकोज बन जाता है अंदर। ग्लूकोज एल्कोहल होता है, इसमें जल की भी मात्रा रहती है। अब हम अपने अंदर क्या ले जाते हैं, नाक से ऑक्सीजन ले जाते हैं, और ऑक्सीजन अंदर जाके किससे क्रिया करता है, जलीय जो एक्वस क्या है, ग्लूकोज है, और ग्लूकोज से क्रिया करके क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड हम क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। देखो एक बार सांस को अपनी देखो, ऐसे लिया मैंने और फिर छोड़ा, अगर हमने लिया तो ऑक्सीजन लिया और जैसे ही छोड़ा वैसे ही क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ और क्या है, हम अंदर क्या बनता है, जल, और जल की बहुत ज़रूरत है अंदर। अगर जल नहीं होगा तो आपकी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा ठीक से, और फिर उसके बाद में और एक चीज़ मिल रही है जिसे हम क्या कह रहे हैं, ऊष्मा कह रहे हैं। और ऊष्मा ऊष्मा यानी एनर्जी, एनर्जी जो है इसी के कारण देखो मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा पा रहा हूँ, किसके कारण, एनर्जी के कारण। यानी कोई भी आप काम आप पढ़ पा रहे हो किसके कारण, एनर्जी के कारण। आप देख पा रहे हो एनर्जी के कारण। आप यहाँ से वहाँ कुछ भी एक कोई कार्य कर पा रहे हो वो एनर्जी के कारण। यानी कि जो ऊष्मा मिली है वो एनर्जी के रूप में मिली है, इसी एनर्जी के कारण हम पढ़ पाते हैं या फिर कोई भी कार्य कर पाते हैं। मैं भी पढ़ा पा रहा हूँ किसके कारण, एनर्जी के कारण। एनर्जी नहीं होगी तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, यानी सब कुछ एनर्जी से ही है। आई होप आपको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम स्टार्ट करेंगे किसको, अब हम स्टार्ट करेंगे वियोजन अभिक्रिया को। सबसे पहले इसी शब्द को समझ लेते हैं, वियोजन क्या है। वियोजन का मतलब होता है विघटन। क्या होता है, विघटन। विघटन का मतलब होता है टूटना, टूटना, और इसका मतलब बिखरना भी होता है। इसे विघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। ध्यान रखना, पेपर में कभी कभी 10th क्लास में पूछ देता है वियोजन या विघटन अभिक्रिया दीजिए। अब वियोजन लिख के आएगा पेपर में या फिर विघटन लिख के आएगा। अब बात आती है कि विघटन अभिक्रिया क्या है। आप देखो कोई एकल अभिकारक हो, यानी एक अभिकारक है, रिएक्टेंट है, और इससे प्रोडक्ट कितने बन गए, दो या दो से अधिक बन गए। यानी एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बना दे। एक उत्पाद मैन होगा और एक कैसा होगा, सह उत्पाद होगा, यानी दो तीन ऐसे। अब देखो अब होगा क्या, अब आप देख सकते हो इसको कैसे कर सकते हो। इसको पहले आप देखो, नोट्स में मैंने लिख रखा है, इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक होगा। हम क्या कह रहे हैं, एक रिएक्टेंट होगा और उससे क्या बनेंगे, प्रोडक्ट दो या दो से अधिक बनेंगे। अब ये अभिकारक टूटेगा तभी तो दो या दो से अधिक बनेंगे। अब देखो उसे ही हम क्या कहते हैं, उत्पाद बनते हैं, उसी को हम वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो ए कोई क्या है, अभिकारक, उसमें से बी प्लस सी क्या बन गए, प्रोडक्ट। हाँ समझ में आ रहा है ना कैसे कैसे हुआ ये। अब देखो नेक्स्ट टाइम देखो इसका, यानी कि इसमें कोई भी एक अभिक्रिया ले लो। जैसे हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, एग्जांपल में क्या है, एग्जांपल में हम कह सकते हैं, एग्जांपल जो है देखो, एग्जांपल में आपने देखा होगा अमोनिया को। अमोनिया जो है वो उत्क्रमणीय रहता, उत्क्रमणीय का मतलब वो चेंज हो जाता है। इसमें देखो H2 भी बन जाती है और प्लस में N2 भी बन जाती है, और ये दोनों गैसों के रूप में बनती है। अब देखो अमोनिया सिंगल है, ये एक यौगिक है, इससे दो यौगिक बन रहे हैं। कौन कौन से दो, एक नाइट्रोजन गैस और एक हाइड्रोजन गैस। यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बन पा रहे हैं, वो किसके कारण बन पा रहे हो, वो इस वजह से बन पा, देखो यानी कि मैंने कौन सा एग्जाम्पल आपको बताया, सबसे पहले आपने देखा देखो NH3 है, NH3 मतलब इसे अमोनिया कहते हैं। हाँ ये सबसे ठंडी गैस है, फ्रिज में भी यही गैस होती है। हाँ अब देखो इससे क्या बनेगा, H2 और प्लस में N2, और ये दोनों गैसों के रूप में होंगे तो इसे जी बोल सकते हो, स्मॉल जी। हाँ हाँ जी वाला वो वाला जी नहीं है। हाँ अभी देखो अमोनिया जो है वो क्या है, ए मान लो, और इससे देखो
बी और सी क्या मिले, उत्पाद मिले। इसका मतलब एकल अभिकारक से टूटकर हमें दो अभिकारक उत्पाद मिले, अभिकारक के एक को तोड़ने से। इसका मतलब ये अभिक्रिया कौन सी है, ये अभिक्रिया जो है वो कौन सी है, वो अभिक्रिया वियोजन है। कौन सी है, वियोजन। एक से एक रिएक्टेंट से टूटकर दो प्रोडक्ट बन गए। इसका मतलब ये क्या है, दो प्रोडक्ट को अलग अलग लिखो, मैंने वहीं पर ट्वाइस कर दिया है, हाँ वो नहीं होगा। हाँ अब देखो, आई होप ये रिएक्शन आपको समझ में आई होगी कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, कि एक अभिकारक है और एक अभिकारक टूटकर क्या बनाता है, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाता है। अभिकारक वो अभिकारक एक टूटकर क्या बनाता है, दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। अब देखो, अब इसमें क्या होता है, इसमें भी कुछ रिएक्शंस हैं। इसमें देखो, कुछ ऐसा वियोजन होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें ऊष्मीय वियोजन होता है। कैसा वियोजन होता है, ऊष्मीय वियोजन, यानी ऊष्मा विघटित होती है। जैसे अब देखो, ऊष्मीय वियोजन क्या है, जैसे ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन, यानी ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मा देकर हम क्या करवाएंगे, वियोजन करवाएंगे। यानी वियोजन तो होगा परंतु हमें टेम्परेचर यानी एनर्जी अलग से देनी पड़ेगी। अब देखो, जैसे एग्जाम्पल में आपको फेरस सल्फेट है, क्या है, फेरस सल्फेट, यानी लोहे का सल्फेट विलयन है, उसको क्या दो, ऊष्मा दो, तो ये क्या बन जाता है, फेरिक ऑक्साइड। क्या बन जाता है, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड यानी Fe2 और O3, इसे हम फेरिक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। हाँ, और इनटू में XH2 जोड़ दो तो ये जंग लगा लोहा भी होता है, और ये सल्फर डाई गैस निकलेगी, और सल्फर ट्राई, ये दोनों गैसें निकलेंगी, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब ये कैसे निकली, और इसमें देखो भूरा लाल रंग प्राप्त होता है, किसका होगा, इसका होगा। अब देखो, हमने क्या किया, इस अभिक्रिया में हमने ऊष्मा को दिया है, तो इस वजह से ऊष्मा के कारण वियोजन हुआ है। अगर ऊष्मा के कारण वियोजन हुआ है तो इसका मतलब ये ऊष्मीय वियोजन है। हाँ, और इसका पहले जो कलर होता है हरा होता है, और फिर दोबारा में कलर बदल जाता है। और जब हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के परीक्षण किए थे तब हमने बहुत अच्छे से आपको बताया था कि कलर परिवर्तित होगा तो हमें पता लग जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब अंदर का इनका फॉर्मेट चेक करते हैं तो इनमें तीन तरह के उत्पाद मिलते हैं, एक तो फेरिक ऑक्साइड, और एक सल्फर डाइऑक्साइड, और एक सल्फर ट्राइऑक्साइड। और ये सॉलिड में नीचे बैठ जाता है विलयन में, और ये गैस के रूप में निष्कासित हो जाते हैं। यानी इसे एरो से भी दर्शा सकते हो ऊपर करके, गैस का ये भी सिंबल होता है। आई होप आपको ऊष्मा जो ऊष्मीय वियोजन है वो आपको समझ में आया होगा। अभी देखो, अब बात आती है, अब दूसरे तरीके से कैसे समझ सकते हैं, दूसरे उदाहरण से हम समझ के देख सकते हैं इसको। जैसे आप कैल्शियम कार्बोनेट ले लो, इसे चूना पत्थर या संगमरमर भी कहते हैं। यानी ये पत्थर का फॉर्मूला है, किसका है, पत्थर का, हाँ टाइल्स का। टाइल पत्थर, चूना पत्थर एक ही बात है। और उसको ऊष्मा दो, ऊष्मा देने पर ये खाकड़ बन जाता है। खाकड़ मतलब ये वही वो बन जाता है चूना, बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं जिसको। हाँ, कैल्शियम ऑक्साइड, ये चूना मार्केट से लाते हैं पोतने के लिए दीवार में, इसे बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। और इससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। क्या निकल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कैल्शियम कार्बोनेट को या फिर बुझे हुए चूने को, या फिर बुझे हुए चूने को हम क्या, इसको बुझा हुआ चूना नहीं, इसे चूना पत्थर ही कहते हैं। टाइल्स है, टाइल्स को क्या करो, जलाओ। कैसे जलाओ, ऊष्मा दो, बहुत ज़्यादा हीटिंग दो, और हीटिंग देने पर क्या होगा, ये इससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। और वैसे ही देखो, मैंने ऊष्मा दे के एक क्या था, देखो सिंगल है, इसको ए मान लो, और ये दो हैं, इसे बी मानो और इसको सी मानो। अब आप देख पा रहे होगा, आपको यही चेक करना है कि एक है, एक से दो बन रहे, कब बन रहे, जब हम ऊष्मा दे रहे। अब पहले ही बता दिया था, यानी एरो के ऊपर ऊष्मा, ताप, दाब यानी उत्प्रेरक, ये सब लिखे जाते हैं। अब देखो, ऊष्मा देने पर ये हो रहा है, इसका मतलब ये इसमें वियोजन है। अभी भी ना समझ में आया हो तो एक और हम एग्जाम्पल क्लियर कर लेते हैं। अभी देखो एग्जाम्पल, ये देखो, ये पीबी होता है, पीबी मतलब शीशा, और शीशे का नाइट्रेट विलयन रहता है, यानी लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट कैसे में रहता है, सॉलिड में रहता है, सॉलिड एस लगा है ना, और इसमें ऊष्मा दो, और ऊष्मा दो तो इसमें शीशे का ऑक्साइड बनता है, शीशे का ऑक्साइड, इसे लेड ऑक्साइड भी कहते हैं, ये लिखा भी है लेड ऑक्साइड। और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती है और ऑक्सीजन अलग निकलती है। यानी कि देखो, यहाँ पर एक है, इसे हम क्या मान सकते हैं, इसको ए मानो, और इसको बी, सी और डी। देखो प्लस में ए सब अलग अलग निकल रहे हैं, यानी तीन उत्पाद मिल रहे हैं आपको। और किससे, एक अभिकारक से, किसके कारण मिल रहे हैं, ऊष्मा देने के कारण मिल रहे हैं। यानी कि आपको ऊष्मीय वियोजन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऊष्मीय वियोजन क्या है, एक बार फिर से सुन लो। ऊष्मीय वियोजन किसी भी अभिक्रिया को पूर्ण कराने के लिए या विघटित कराने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, और ऊष्मा दे के विघटन करवाया जाता है, उसे हम ऊष्मीय वियोजन या विघटन कहते हैं। समझ गए ना। अब बात आती है विद्युत
वियोजन, विद्युत वियोजन, जैसे ऊष्मा का वियोजन हो रहा था, ऊष्मा दे के वियोजन हो रहा था उसमें वियोजन में, और इसमें विद्युत दे के होगा। हाँ, रिलेट कर पा रहे होगे आप। अब देखो विद्युत वियोजन क्या है, यानी विद्युत के द्वारा किसी भी एक यौगिक को तोड़कर दो या दो से अधिक बनाए जाएंगे। अब दो या दो से अधिक बनाए जाएंगे तब क्या होगा, उसका वियोजन होगा, विघटन होगा, टूटेगा। इसका मतलब विद्युत धारा प्रवाहित कर कर होने वाला वियोजन विद्युत वियोजन कहलाता है। देखो एग्जाम्पल देखो इसका, सबसे पहले आपको क्या ले लेना है, एक पात्र ले लेना है। एग्जाम्पल में क्या ले लेना है, कोई एक पात्र ले लेना है। यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको देखो जल, जल तो आपने देखा ही होगा, पीते भी रहते हो, बिना जल के जीवन है ही नहीं। सुना ही होगा आपने कि पानी के बगैर जीवन संभव नहीं है। अब देखो ये जल है ना, जल को क्या करो, एक पात्र में रखो। एक पात्र कैसा होना चाहिए, वो प्लास्टिक का हो या फिर चीनी मिट्टी का, कुछ ऐसा हो जिसमें ऊष्मा या फिर विद्युत विद्युत का चालन ना होता हो, चालन होता ना हो, यानी वो कुचालक होना चाहिए। ये पात्र कौन सा होना चाहिए, कुचालक। कुचालक का मतलब होता है जिसमें क्या ना प्रवाहित हो, जिसमें जिसमें ऊष्मा या फिर विद्युत प्रवाहित ना हो, जिसे हम कुचालक कहते हैं। क्या कहते हैं, कुचालक बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, कुचालक। हाँ, कुचालक का मतलब होता है कि उसमें विद्युत नहीं होनी चाहिए, प्रवाहित नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कप में पकड़ोगे करंट लग जाएगा। अब आपको क्या डालने हैं, एक देखो आपको एक साइड में दो इलेक्ट्रोड डालने हैं, इसमें परख नली डाल लो या इलेक्ट्रोड डाल लो। देखो कैसे डालेंगे, सबसे पहले आप इसी रिएक्शन को समझ लो। देखो विद्युत देंगे, विद्युत मतलब करंट देंगे, किसमें देंगे, पानी में। अब पानी में डायरेक्ट करंट दे नहीं सकते तो किसी पात्र चाहिए, और पात्र चाहिए तो दोनों अलग अलग पॉजिटिव निगेटिव, यानी पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज एक साथ अगर रख दोगे तो वो क्या होगा, शॉर्ट करेगा। तो हम अलग से इलेक्ट्रोड डालेंगे ऐसे, हाँ, कैथोड और एनोड के। और किस में डालेंगे, किसी एक कप में डालेंगे, प्लास्टिक का मग होगा या फिर कप होगा, और उसमें पानी भरा होगा। फिर हम उसमें विद्युत प्रवाहित करेंगे, और विद्युत प्रवाहित करने पर इसमें परखनलियाँ और डाल देते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर जो इकट्ठा होगा निगेटिव चार्ज वाली जगह पर, यहाँ पर निगेटिव वाले चार्ज की जगह क्या इकट्ठा होगा, एच, हाइड्रोजन। और ये हाइड्रोजन गैस बना लेगा कुछ टाइम बाद, एच डॉट बनाएगा, और फिर उसके बाद एच डॉट इकट्ठा हो जाएगा, और ये क्या बना लेगा, हाइड्रोजन गैस। और यहाँ पर ऑक्सीजन इकट्ठा होगा, थोड़े टाइम बाद ये ऑक्सीजन बन जाएगा। ऑक्साइड इकट्ठा होगा, फिर ऑक्साइड से क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन बन जाएगा। अब देखो कैसे हो रही है ये प्रक्रिया। देखो सबसे पहले आपको क्या लेना है, प्लास्टिक का मग लेना है, और फिर उसके बाद परख नलियाँ लेनी है दो। हाँ, और परख नलियों में क्या लगाने हैं, ग्रेफाइड। ग्रेफाइड ये पेंसिल देखी ना आपने, पेंसिल, हाँ, पेंसिल। पेंसिल में जो चलाने वाला वो रहता है ना, पेंसिल का भाग, उसे ही वो किसका होता है, ग्रेफाइड। ग्रेफाइड एक कार्बन की श्रृंखला होती है। अब ग्रेफाइड में देखो ये अधातु होने के बाद भी ग्रेफाइड वो विद्युत का बहुत अच्छा चालक होता है, इस वजह से ग्रेफाइड का यूज किया जाता है। अब ग्रेफाइड के जगह पर एक क्या लेंगे, दो ग्रेफाइड की क्या लेंगे, रॉड लेंगे, और दो रॉडों को कैसे लगाएंगे, एक इधर लगा देंगे, एक इधर लगा देंगे, और इसमें करंट फ्लो कराएंगे। एक साइड पॉजिटिव ले लो और एक साइड निगेटिव ले लो। अब देखो कैसे लेंगे, एक साइड में कौन सा करंट ले रहे, पॉजिटिव, और एक साइड निगेटिव। अब देखो ये वाला एनोड है, इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा, ये वाला कैथोड है, इसका मतलब ये वाला कौन सा होगा, देखो ये वाला पॉजिटिव और ये वाला निगेटिव। अब देखो होगा क्या, अब देखो इसमें एक साइड में इकट्ठा हो जाएगा, एक साइड में इकट्ठा होगा ऑक्सीजन और एक साइड में इकट्ठा होगा हाइड्रोजन, यानी पॉजिटिव वाला निगेटिव के पास और निगेटिव वाला पॉजिटिव के पास, और क्या बना लेगा, H2 और O2। अब आप देख पा रहे होगे H2O2 किस वजह से बना, जल को मैंने क्या दिया, विद्युत दिया, करंट दिया, करंट देने के कारण ही ये क्या बना, हाइड्रोजन गैस अलग हो गई और ऑक्सीजन गैस अलग हो गई। इस परीक्षण से हमें ये पता चलता है कि विद्युत का विसर्जन करवाने से जल में विशेष प्रकार के इलेक्ट्रोड डालने पर ग्रेफाइड के, और फिर उस पर कितने 6 वोल्ट की केवल धारा प्रवाहित करो, और वो किस में बदल जाता है, वो किस में बदल जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। हाँ, 6 वोल्ट, या देखो 6 वाट वाली जो बैटरी आती है उससे ही हो जाता है ये। हाँ, और उसमें स्विच जरूर लगा लो, स्विच इस वजह से लगा लो, पूरा सिस्टम बना लेंगे तब की को ऑन ऑफ कर देंगे। ये स्विच है जो अपने उसमें बोर्ड में रहता है ना, स्विच ऑन ऑफ वाला, वही ऑन ऑफ है, ये कुंजी है पूरी। इस कुंजी को अलग रखते हैं, बाद में टच कर लेंगे, पूरा सिस्टम बना के रखेंगे, फिर इसको ऑन करेंगे। जैसे ही ऑन करेंगे, ये कुंजी ऑन है, डॉट रखा है, अगर ये डॉट नहीं रखा होता तो ये कुंजी ऑफ होती। अभी तुम्हारा एक चैप्टर आएगा 10th क्लास में, बहुत अच्छे से हम पढ़ाएंगे उसको, विद्युत विद्युत धारा। हाँ, फिजिक्स का है ये। विद्युत धारा को जब हम पढ़ेंगे तब हम आपको करंट के बारे में बहुत अच्छे से बताएंगे। हाँ, अब देखो
आपने जो विद्युत विसर्जन है वो बहुत अच्छे से समझा, प्रयोग के माध्यम से समझा, जल को विघटित करा के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनाई, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात आती है प्रकाशीय वियोजन। प्रकाश कहाँ से मिलता है? सूर्य से। कहाँ से मिलता है? सूर्य से भी मिल जाता है, और कभी कभी हम कृत्रिम भी बना लेते हैं लाइट वाइट से। हाँ, ज़्यादातर सूर्य से ही मिलता है हमें। अब देखो, सूर्य के प्रकाश से कुछ क्रियाएं अपघटित होती हैं। अपघटन होने का मतलब है वियोजन होता है, अपघटन होता है, विघटन होता है। अपघटन, विघटन और वियोजन तीनों एक ही बातें होती हैं। अब देखो, सिल्वर नाइट्रेट का विलयन मिल जाता है, सिल्वर क्लोराइड, सॉरी, सिल्वर क्लोराइड का विलयन मिल जाता है। सिल्वर क्लोराइड को कुछ ना करो आप, सॉलिड रहता है, ये ठोस में होता है। सूर्य के प्रकाश में ऐसे ही खुला छोड़ दो, इससे क्या होता है, क्लोरीन गैस उड़ जाती है गैस के रूप में, और केवल सिल्वर सिल्वर रह जाता है। क्या रह जाता है? सिल्वर। ऐसे ही AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड सॉलिड रूप में मिल जाता है, ठोस रूप में मिल जाता है मार्केट में। और इसको क्या करो, खुला, आपके घर पे छत होगा, बाहर पर जहाँ धूप आती हो आराम से, वहाँ पर ऐसे ही खुला छोड़ दो, इसमें कुछ करना ही नहीं है। और क्या होगा, इसमें ब्रोमीन गैस और उसमें क्लोरीन उड़ी थी, इसमें ब्रोमीन उड़ जाएगी, और ब्रोमीन उड़ के क्या बनेगा? सिल्वर। ये भी सिल्वर बना और ये भी सिल्वर बना। इससे हमें क्या पता लगता है कि इसमें जो ब्रोमाइड और क्लोराइड थे वो दोनों उड़ गए गैस के रूप में। और उड़े कैसे? जब आप अभिक्रिया को कैसे करोगे, ऑब्जर्व करोगे, संतुलित करोगे, समीकरण बनाओगे, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे रिएक्शन हुई है, जो मैंने पहले ही आपको बता रखा है, आपने शुरुआत में ये पढ़ रखा है। आप देखो, अब इसमें हुआ क्या, जो मैं बता चुका हूँ पहले वही है। देखो, हमने लिख रखा है इधर, इधर क्या है, इधर आप देख पा रहे होगे। देखो, सिल्वर क्लोराइड जो है वो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, यानी उपस्थिति का मतलब सूर्य की रोशनी जहाँ आ रही हो, और क्या, दूसर रंग बदल जाता है और उसका दूसरे रंग में बदल जाता है। आप देखो, अभिक्रिया का प्रयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है, यानी ये फोटोग्राफी में किया जाता है। हाँ, फोटोग्राफी में इसको कलर के लिए किया जाता है, यानी प्रिंटिंग मशीनों में ये होता है। हाँ, जिससे हम कर रहे हैं फोटोग्राफी में। आप शीशे के पीछे आपने कलर देखी ना, वो भी किसकी होती है? AgBr की होती है। हाँ, अब इसको किसमें, अब इसको हम धूप में रखते हैं, धूप में रखने के बाद सॉलिड रूप में मार्केट से लाके धूप में रखेंगे। धूप में रखने के बाद इससे ब्रोमीन, और अगर इसका सिल्वर क्लोराइड होगा तो क्लोरीन उड़ जाएगी। हाँ, और इसका काम किसके बारे में होता है, परीक्षा में पूछ दिया जाए, AgBr और AgCl का काम किसके उपयोग में होता है? इसका उपयोग है फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी नहीं जानते हो? प्रिंटर यूज होता है ना जो कलर के लिए, वो इसी के होते हैं कलर्स। हाँ, जिससे कलर बदल जाते हैं। हाँ, फिल्टर सिस्टम मानो। हाँ, अभी देखो, आपने कौन सा, प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन का मतलब है सूर्य की उपस्थिति में जो वियोजन होता है उसको ही हम प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। अब देखो, कुछ अभिक्रियाएं, कुछ रिएक्शंस जो होती हैं वो ऊष्मा शोषी होती हैं। कैसी होती हैं? ऊष्मा शोषी। यानी ऊष्मा शोषी का मतलब होता है ये ऊष्मा को ऑब्जर्व करती हैं, सोखती हैं, यानी इन्हें क्रिया कराने के लिए, इनकी क्रिया कराने के लिए ऊष्मा भी देनी पड़ती है। यानी कि वे सभी अभिक्रियाएं जिनको पूर्ण करवाने के लिए ऊष्मा देनी पड़ती है, ऊर्जा देनी पड़ती है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। देखो, मैंने लिख रखा है, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए प्रकाश विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अभी आपने जो रिएक्शन पढ़ी है वो रिएक्शन थोड़ी देर पहले विघटन पढ़ा। विघटन किसके कारण हो रहा था? प्रकाश द्वारा, ऊष्मा द्वारा और विद्युत द्वारा। इसमें सब में एनर्जी देनी पड़ रही, ऊष्मा देनी पड़ रही, हीटिंग देनी पड़ रही। किसमें? ऊष्मा जैसे प्रकाश से देनी पड़ रही, इसका मतलब ये भी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी जो ऊष्मा से हो रही है। अभी देखो, इसका मतलब इसमें किसी भी अभिक्रिया में जो पहले हमने एग्जाम्पल पढ़े हैं, जैसे हमने क्या कहा, जिसको ऊष्मा देनी पड़े, जो ऊष्मा ले रहा है वो क्या है? वो सभी अभिक्रियाएं क्या है? ऊष्मा शोषी हैं। जैसे आपने अभी पहला वाला, अभी थोड़े टाइम पहले जल जो है, जल में क्या डाला? करंट। करंट का मतलब एनर्जी लगी होगी, वो एनर्जी कहीं से क्रिएट हुई होगी, तब हमने ऊष्मा दी है, हीटिंग दी है या ऊर्जा दी है, तब जाके जल किस में टूटा? H2 और O2 में टूटा। यानी कोई भी चीज़ को हीटिंग देनी पड़े और वो क्या हो? जैसे एक रिएक्शन बहुत फेमस है, जैसे आपने क्या देखा होगा? CaOH का होल ट्वाइस देखा होगा। इसको हम क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना कहते हैं। यानी चूने में पानी डाल दो तो ये अल्कली हो जाता है, एक्यू हो जाता है। अब ये किससे क्रिया कर लेता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर लेता है। किससे कर लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड से। और क्या बना लेता है? CO3 बना लेता है, यानी पत्थर बना लेता है। क्या बना लेता है? पत्थर बना लेता है और जल को वाष्पित कर देता है। अब इस सब क्रिया को पूर्ण होने के लिए क्या होता है? इस सब क्रिया को पूर्ण करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है।
प्रकाश मतलब लाइट की, सनलाइट की आवश्यकता पड़ती है। अब प्रकाश की आवश्यकता पड़ी है तो जान जाओ इसमें ऊष्मा देनी पड़ रही, तो ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हुई ना। अब देखो, आई होप आपको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया समझ में आई होगी, यानी जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा की, विद्युत की, प्रकाश की आवश्यकता होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब एक अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या है? विस्थापन का मतलब होता है किसी भी चीज को एक जगह से हटा के उसे दूसरी जगह विस्थापित करो, उसकी जगह ले लो, दूसरी जगह स्थापित कर दो। विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट। हाँ, विस्थापन आपने फिजिक्स में 9th में पढ़ा होगा। विस्थापन का मतलब कोई चीज को उठा को दूसरी जगह रख दो, उठा के दूसरी जगह रख दो, उसको हम क्या कह रहे हैं? विस्थापन कहते हैं। अब देखो विस्थापन अभिक्रिया क्या है, देखो अब विस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है, कोई एक तत्व कम क्रिया उसकी जगह से पृथक करके खुद अपनी जगह, उसकी जगह ले लेता है, और क्या कर लेता है, उसकी जगह लेकर उसका विस्थापन कर देता है, निष्कासन कर देता है, डिस्प्लेसमेंट कर देता है उसका। अब देखो वो किस कारण होता है, देखो इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। जैसे आप देखो लोहा जो है कॉपर से ज्यादा क्रियाशील होता है, इसकी क्रियाशीलता ज्यादा है। अभी आपको जब हम विद्युत रासायनिक श्रेणी बताएंगे तब आपको पता लग जाएगा कि एक दूसरे को विस्थापित कैसे कर देते हैं। इसके अंदर नाभिकीय ताकत, नाभिकीय ऊर्जा ज्यादा है, इसकी नाभिकीय ऊर्जा कम है, जिसके कारण ये इसको क्या कर दे रहा है, विस्थापित, डिस्प्लेसमेंट कर दे रहा है। अब सल्फेट विलयन में इसके साथ जुड़ जा रहा है और कॉपर को निकाल दे रहा है। यानी देखो पहले कॉपर सल्फेट है, अब ये फेरस सल्फेट बन गया। इसका मतलब Fe ने इसकी जगह ले ली और इसको क्या कर दिया, निकाल दिया। अब ये अल्कोहली बन गया, जलीय बन गया, एक्वस बन गया, और इसको सॉलिड बना दिया, यानी कॉपर को निष्कासित कर लिया। और कॉपर किसी विलयन में ऐसे तली में नीचे बैठ जाता है ऐसे, हाँ, और ये भरा रहता है फेरस का। हाँ, आप समझ पा रहे होगे कि विस्थापन कैसे होता है, यानी ज्यादा क्रियाशील पदार्थ या तत्व कम क्रियाशील, ये ज्यादातर धातुएं रहती हैं, यानी ज्यादा क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके किसके लवणीय विलयन से विस्थापित कर स्वयं उसकी जगह लेकर लवणीय यानी लवण का विलयन बना के और उसको विस्थापित कर देता है, उसको विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब देखो जैसे आप इस एग्जाम्पल को देखो, इस एग्जाम्पल में क्या है, एक सबसे पहले परख नली लेनी है और इस परख नली में क्या लेना है, कॉपर सल्फेट का विलयन लेना है। अब देखो कॉपर सल्फेट का जब विलयन लोगे तब देखो सबसे पहले कॉपर सल्फेट, कॉपर सॉल्वेट का फॉर्मूला क्या है, CuSO4, इसका विलयन लेना है और किसमें डाल लेना है, एक परख नली में डाल लेना है। और यहाँ पर 2 कीलें लटकानी है धागे में बांधकर, और उन कीलें वो किसकी होंगी, कीलें ज्यादातर लोहे की होती हैं, किसकी होंगी, लोहे की, और लोहे का फॉर्मूला होता है Fe। अब ये Fe जो है, जैसे ही लोहे की कीलें कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हो तो यहाँ पर क्या होता है, इस लोहे में कॉपर आ जाता है, जितना कॉपर आ जाता है उतना ही फेरस कॉपर के विलयन में चला जाता है। अब कॉपर को वो विस्थापित करके उतने में से क्या बना लेता है, FeSO4 बना लेता है। अब देखो फेरस ने कॉपर को विस्थापित किया, इसका मतलब ये विस्थापन अभिक्रिया है। अब देखो इस ऑब्जर्वेशन से आप समझ पा रहे होगे कि कैसे कैसे हो रही है। अब एक परख नली ले लो, स्टैंड लगा लो ठीक से, और उसमें क्या करो, परख नली में क्या डालो, कॉपर सल्फेट का विलयन डालो, और कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या डालो, कीले डालो लटका के धागे के माध्यम से। तब देखो वो कीले का कलर बदल जाएगा, उसमें कॉपर की लेयर आ जाएगी, और कॉपर की लेयर आ जाएगी, जैसे ही कॉपर की लेयर उस पर आएगी और वहां से फेरस निकल जाएंगे, फेरस निकल जाएंगे और वो SO4 बना लेंगे उस विलयन में। इसका मतलब ये सॉलिड बन गया और ये एक्वस बन गया। चेंजेस हुए किसके कारण हुए, ये ज्यादा क्रियाशील था, कम क्रियाशील वाले को विस्थापित कर दिया। अभी देखो अभी क्या है, जो लोहा है, अब देखो वही चीज पूरी लिखी हुई है मैंने, देखो लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम जाती है और CuSO4 क्या हो जाता है, नीले विलयन का रंग हरा हो जाता है। कैसा हो जाता है, पहले का जो विलयन है वो नीले कलर का है, अब कैसा हो गया, हरा हो गया, और विलयन कौन सा बन गया, फेरस सल्फेट बन गया, और उसका निर्माण हो रहा है, बन गया या फिर निर्माण, वो एक ही बात है। और वो किसके कारण, क्रियाशीलता के कारण हो रहा है। अभी देखो एक रिएक्शन और है, देखो जिंक आपने देखी होगी, जिंक मार्केट में मिल जाती है, जिंक मिल जाएगी किस रूप में, सॉलिड रूप में, और कॉपर सल्फेट का विलयन पहले ही वाला जो है, पहले मैंने समझाया जो फेरस के साथ करवाया, तो जिंक, और जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है। हाँ, कॉपर 29 नंबर पर होता है और जिंक 30 नंबर पर है, इसकी क्रियाशीलता ज्यादा है। क्रियाशीलता ज्यादा होने के कारण ये इसको विस्थापित कर देता है और इसकी जगह खुद ले लेता है, क्या बनाता है, जिंक सल्फेट बनाता है और कॉपर को विस्थापित करके सॉलिड बना देता है, और ये एक्वस बन जाता है, AQ। हाँ, अब देखो जिंक जो है अधिक क्रियाशील है, किससे, कॉपर से, किससे है, कॉपर से, इस कारण वो जिंक जो है वो कॉपर को विस्थापित कर खुद
क्या बना लेता है, लवणीय विलयन बना लेता है और कॉपर को विस्थापित करके सॉलिड बना देता है। हाँ, अब देखो विस्थापन अभिक्रिया आपको समझ में आ रही होगी कि कैसे हो रही, कि ज़्यादा क्रियाशील तत्व जो है वो कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर खुद का लवणीय विलयन बना के तैयार कर लेता है और उसको विस्थापित कर देता है, दूसरी जगह भेज देता है। जाओ अभी देखो, अब बात आती है, कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो डबल डिस्प्लेसमेंट होती हैं। कैसी होती हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है दो विस्थापन। क्या मतलब है, दो विस्थापन, एक साथ में दो विस्थापन हो रहे होंगे। एक तत्व जब दूसरे को विस्थापन कर रहा होगा तो दूसरा उस दूसरे का विस्थापन कर रहा, एक उसकी जगह ले रहा होगा तो दूसरा उसकी जगह ले रहा होगा। अब देखो इस अभिक्रिया में होता क्या है, देखो इस अभिक्रिया में उत्पाद का निर्माण दो यौगिकों के बीच होता है और आयनों का आदान प्रदान होता है। अब देखो इसमें दो क्या होंगे, यौगिक होंगे और दोनों यौगिकों में आदान प्रदान होगा, इसका धातु इस साइड और उसका धातु इस साइड, दोनों में विस्थापन हो जाएगा। अब देखो कैसे होगा, देखो एक एग्जांपल देखो, आपको समझ में आ जाएगा। देखो NaSO2 सोडियम डाइसल्फेट है या सोडियम सल्फेट बोलते हैं, पेट सल्फेट है ना, सोडियम सल्फेट के विलयन को बेरियम क्लोराइड के विलयन में जब मिलाते हैं तो क्या होता है, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट में ये एक दूसरे को विस्थापित करते हैं, ये इसको विस्थापित कर देता है और ये इसको विस्थापित कर देता है, ये जो है वो इसकी जगह लेता है और ये जो है वो इसकी जगह ले लेता है। देखो पहले क्या है, इसमें देखो Na2 और SO2 है, SO2 2 नेगेटिव होता है, ये और 1 पॉजिटिव होता है, इस वजह से क्रॉस मल्टीप्लाई से वो क्या बन जाते हैं, 9th में फॉर्मूले बनाने सिखाए जाते हैं। देखो Na जो है 1 पॉजिटिव है और SO2 है वो 2 नेगेटिव है, इसका चार्ज इसके नीचे, इसका चार्ज इसके नीचे, इस वजह से ये फॉर्मूला क्या बन गया, Na2 और SO2 बन जाता है। सोडियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट की बेरियम क्लोराइड किसका है, 2 पॉजिटिव है, क्लोरीन 1 नेगेटिव है, इस वजह से इसका चार्ज इसके नीचे, इसका चार्ज इसके नीचे और ये क्या बन जाता है, BaCl2 बन जाता है। समझ गए ना, चार्ज का खेल है, सब बैलेंसी का खेल है इसमें। अब ये एक्वस है, ये भी एक्वस है, इसकी आपस में रिएक्शन करवा रहे और रिएक्शन करवाने पर होता क्या है बेसिकली, देखो ये इसको त्याग दे रहा है और ये इसको त्याग दे रहा है, तो क्या बन रहा है, BaSO4 बन रहा है। क्या बन रहा है, BaSO4, इसका मतलब BaSO4 बनेगा और फिर उसके बाद ये जो है वो Cl2 से क्रिया कर लेगा, किससे कर लेगा, BaSO4, यहाँ बाई मिस्टेक यहाँ 4 है, हाँ सल्फेट है, 4 है, 4 यहाँ पर, हाँ वो मिस्टेक से PDF में लिख गया होगा। अब देखो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड इनकी आपस में क्रिया कराई, क्रिया कराने पर ये क्या बना, बेरियम सल्फेट और नमक बना। नमक यही खाने वाला नमक जो अपने सब्जी में डलता है वही नमक। अब देखो सोडियम क्लोराइड कहते हैं नमक को, हाँ पता होगा आपको, ये तो बेसिक है, बिल्कुल छोटा सा है, बेरियम क्लोराइड। हाँ अब देखो एक दूसरे को विस्थापित किया, इसका मतलब ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। कैसा है, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब देखो यही चीज़ यहाँ लिख रखी है, क्या लिख रखी है, बेरियम सल्फेट यानी BaSO4। देखो फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, वो जितने फॉर्मूले आते जाते हैं आप बहुत अच्छे से नोट्स करते जाना। आप हमारे वीडियो को पुश करके आराम से स्क्रीनशॉट लेके अपना बेहतर नोट्स बनाओ। बिल्कुल मैंने एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल लाज नहीं किया, उतना ही जितनी ज़रूरत है उतनी चीज़ रखी है, बिल्कुल आपके नोट्स के तरीके हैं। आप हमारी क्लास पूरी लो, ये 1 शॉट क्लास है, पूरी क्लास लो, फिर इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा, इतना पढ़ लो और फिर मैं पेपर भी सॉल्व करवाऊँगा। आपको बोर्ड की चिंता बिल्कुल नहीं है साइंस को लेकर, आप हमारे साथ जुड़े रहिए बस। अब देखिए आप इसमें क्या है, इसका फॉर्मूला बेरियम सल्फेट BaSO4 होता है। अब के सफ़ेद विलयन अवक्षेप जानते हो, अवक्षेप का मतलब कोई ऐसी चीज़ मिलती है जो कचरे के रूप में नीचे बैठ जाती है साइड में, हाँ जिसका कोई काम नहीं रहता है, मड रहता है, कचरे को अवक्षेप बोलते हैं। जो हमारे काम का नहीं मैं बना ना रहा हूँ वो बन जाए उसे हम अवक्षेप बोल देते हैं, हाँ और इसको बनाया जाए तब ये प्रोडक्ट होगा। समझ रहे, प्रोडक्ट यानी उत्पाद वही रहते हैं, परंतु जो बना रहे हैं अगर वो नहीं बना तो वो क्या है, अवक्षेप है, और जो बना रहे वो बन गया तो वो उत्पाद है। समझ रहे ना, चीज़ों की सबकी ज़रूरत है साइंस में। अब देखो अवक्षेप का निर्माण हो रहा है BaSO4 के रूप में और नमक बन रहा है, ये नमक बनाने की विधि भी है और इस अभिक्रिया में अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। इस अभिक्रिया जो ये अभिक्रिया है इसको अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें अवक्षेपण बन रहा है किसका, BaSO4 का, इस वजह से इसे अवक्षेप अभिक्रिया भी कहते हैं। हाँ देखो डबल डिस्प्लेसमेंट बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी, ना समझ में आई हो तो एक बार पुश करके और वापस करके देख लेना आप, हाँ देख लोगे कहीं भी मिस्टेक आए आप मुझे DM कीजिए, पर्सनल मैसेज कीजिए, यूट्यूब पर कमेंट कीजिए, उसमें आप कोई भी दिक्कत आएगी मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, आपकी फुल हेल्प करूँगा, आपके पेपरों में आपको कोई दिक्कत नहीं होने दूँगा। देखिए नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, नया टॉपिक क्या है, नए टॉपिक में देखो क्या है, उपचयन है और अपचयन है। उपचयन को हम क्या बोलते थे, अपचयन को रिडक्शन बोलते हैं और इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन है और क्या है, रिडक्शन है। हाँ रिडक्शन और क्या है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन यानी अपचयन और उपचयन।
अब ये होता क्या, सबसे पहले हम किसको जानेंगे, उपचयन को। उपचयन को ऑक्सीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। देखो पहले ऑक्सीकरण को देख लो, या तो किसी अभिक्रिया में क्या जुड़े, ऑक्सीजन जुड़े, हाँ, या फिर हाइड्रोजन निकले, हाँ, ये दोनों क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकरण। या तो हाइड्रोजन निकले या ऑक्सीजन जुड़े या इलेक्ट्रॉन निकले। क्या निकले, इलेक्ट्रॉन। तो इसे हम क्या कह देते हैं, इसको ही हम कह देते हैं कि ये उपचयन है। उपचयन का मतलब ऑक्सीकरण। अभी देखो, अभी इसके पॉइंट्स पढ़ो। देखो, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन में वृद्धि, वृद्धि का मतलब जुड़ा या जुड़े, हाँ, वृद्धि होगी, वृद्धि का मतलब जुड़ेगा तभी तो वृद्धि होगी। और फिर देखो, फिर बात आती है, अब देखो बात किसकी आती है, जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का हास्य हो, हास्य का मतलब वो निकलेगा तभी तो हानि होगी, निकलेगा किसी अभिक्रिया से, और ऑक्सीजन क्या होगा, जुड़ेगा। और फिर बात आती है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की क्या हो, वृद्धि हो, हाइड्रोजन का हास्य होता है अथवा दोनों हो, तो इसे क्या कहते हैं, उपचयन यानी ऑक्सीडेशन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, या तो हाइड्रोजन निकले, ऑक्सीजन क्या हो, ऑक्सीजन जुड़े, और दूसरी बात, एक और तीसरी ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन का निकलना भी होता है, या तो इलेक्ट्रॉन निकले या ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन निकले, तो उसे हम उपचयन या ऑक्सीडेशन कहते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अभी देखो इसके एग्जाम्पल और देख लो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। हाँ, कोई दिक्कत हो तो पुश करके दोबारा देख लेना, ना समझ में आया हो। अभी देखो, सबसे पहले ये क्या है, कार्बन है, कोक है, कोयले में क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं, और जलाने पर वायु की आवश्यकता पड़ेगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। देखो कार्बन पहले कैसा था, सिंगल, और इससे क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जुड़ा तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। अभी देखो पहले कार्बन में क्या था, पहले कार्बन में क्या था, सिंगल था, अब ऑक्सीजन जुड़ गया ना। अभी थोड़ी टाइम पहले आपने क्या पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ी ना, कि ऑक्सीजन का क्या हो, वृद्धि हो यानी जुड़े, तो वो क्या है, ऑक्सीकरण है। इसका मतलब ये अभिक्रिया क्या है, ऑक्सीकरण। अब देखो सैम किसका है, सैम कॉपर के साथ हो रहा है, कॉपर क्या है, Cu, एक कॉपर 29 नंबर पर रहता है, हाँ, कितने नंबर पर, 29, हाँ, तुम्हें ये नंबर याद रहने चाहिए, 30 तक के तत्व याद रहने चाहिए, हाँ। अभी देखो एक कॉपर है, इसका विन्यास करते हैं तब हमें पता लगता है कि ये 1 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव दोनों हो जाता है, यहाँ पर ये 2 पॉजिटिव के रूप में काम कर रहा है। अभी देखो इसकी क्रिया किससे हो रही, ऑक्सीजन से, इसका मतलब कॉपर को जलाया जा रहा है, दहन करवाया जा रहा है, और कॉपर किससे क्या बन जा रहा है, कॉपर ऑक्साइड बन जा रहा है। कॉपर में देखो पहले कॉपर सिंगल है, इसमें कोई ऑक्सीजन नहीं है, और फिर उसके बाद ऑक्सीजन जुड़ा और ये क्या बन जाता है, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। अब देखो कॉपर ऑक्साइड बना, इसका मतलब कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, इसका मतलब ये कौन सा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन है ना। अभी देखो यहाँ से देख लो, दूसरा क्या है, एक कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर ऑक्साइड में क्या करो, हाइड्रोजन का मिश्रण डालो और इसे हीट दो, गर्म करो, क्या करो, गर्म करो। गर्म करने पर क्या होता है, कॉपर अलग हो जाता है और जल बन जाता है, और जल किस रूप में होगा, ये गैस रूप में होगा, पता ही है। हीटिंग करोगे तो जल जो भी निकलेगा वो वाष्प के रूप में निकलेगा। अब वाष्प के रूप में निकलेगा तब देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ में क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ गया। अब हम देखेंगे क्या, यहाँ से ऑक्सीजन कॉपर से हटा है, निकला है, यानी ऑक्सीजन की कमी हुई है, हास्य हुई है, यानी हास्य हुआ है ना। और क्या हुआ है, ये ऑक्सीजन निकला है, इसका मतलब ऑक्सीजन निकला है तो इस कॉपर का क्या हुआ है, रिडक्शन, परंतु इस हाइड्रोजन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, इसका मतलब इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। सेम देखो एक रिएक्शन और है, देखो सबसे पहले KI है, पोटेशियम आयोडाइड, क्या है, आई को आयोडाइड कहते हैं, आई होता है, Cl होता है, और Br होता है, और F होता है। ये क्या है, हैलोजन परिवार के तत्व हैं, हाँ, इसे हैलोजन, हैलोजन को क्या बोलते हैं, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, इसी वजह से रीन 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 आता है इसमें, हाँ, ये एक ही परिवार के तत्व हैं, हाँ। अब देखो KI, KI का मतलब है कि नहीं होता है, हाँ, KI का मतलब है कार्बन, कार्बन नहीं होता है ना, तुम कार्बन समझो, ये होता है पोटेशियम, क्या होता है, पोटेशियम, इसको दूसरी भाषा में कैलियम कहते हैं, इस वजह से के लिया हुआ है, हाँ। अब ये क्या हुआ, कैलियम, कैलियम आयोडाइड या फिर पोटेशियम बोलते हैं, तो पोटेशियम आयोडाइड लिख रखा है ना। फिर उसके बाद इसमें किससे क्रिया कराएंगे, लेड यानी PB नाइट्रेट से करवाएंगे। PB जो होता है, देखो इस फार्मूलों कैसे बन जाते हैं फॉर्मूले, देखो PB जो है वो कितना है, 2 पॉजिटिव है, और NO3 जो ग्रुप है, NO3 जो ग्रुप है वो कैसा है, वो होता है 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव जो होता है, अगर 2 नेगेटिव होगा तब देखो 2 नेगेटिव और ये 2 पॉजिटिव है ना, तब क्या करोगे, ये 1 नेगेटिव रहता है, सॉरी
ये 1 नेगेटिव है, इसका चार्ज इसके नीचे और इसका चार्ज इसके नीचे, यानी NO3 का होल ट्वाइस हो जाता है ना। अब देखो इसका चार्ज एक है यहाँ पर, तो एक लिखना जरूरी नहीं समझते, तो यानी नाइट्रेट का जो चार्ज रहता है वो 1 रहता है। कैसे रहता है, N जो है वो कितने नंबर पर, 7 नंबर। विन्यास करोगे तो इसके 3 बाउंड होते हैं, 3 ऐसे करके, तो डबल बाउंड देखो ओ से जुड़ा होता है, फिर उसके बाद एक ऐसे निकला होता है, यानी एक ही बचता है खाली, एक खाली बचेगा, तो इसका मतलब एक ही बाउंड है, एक बाउंड है तो एक ही निगेटिव होगा, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। अब ये सिंगल निगेटिव है और ये 2 पॉजिटिव है, अब 2 पॉजिटिव का चार्ज इसके नीचे, इसका निगेटिव इसके नीचे, तब क्या बना लेता है, ये बना लेता है PbNO3 का होल ट्वाइस। कैसे बना, चार्ज के आधार पर, बैलेंस का खेल है, सब मैंने बोला फॉर्मूले में, ये चीज़ मेरी ध्यान रखो, गढ़ लो अपने माइंड में, हाँ मोटी बात करके। अब देखो ये क्या हो रहा है, ये I यहाँ से निकल के यहाँ आ रहा है और ये यहाँ से यहाँ जुड़ रहा है। अब देखो अगर आप ठीक से देखोगे तो ये ऑक्सीडेशन है, क्या है, ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन कैसे है, इलेक्ट्रॉनों से, हमने बताया ना, इलेक्ट्रॉनों का निकलना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब देखो सबसे पहले पोटेशियम आयोडाइड, इसे लाइड नाइट्रेट से क्रिया कराई और लाइड आयोडाइड बन गया और पीला अपक्षेप बना, और ये पोटेशियम नाइट्रेट अलग हो गया, ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन है, हाँ। और फिर बात आती है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है देखो पोटेशियम ब्रोमाइड है। पोटेशियम ब्रोमाइड की किसके साथ क्रिया कराएंगे, बेरियम आयोडाइड से, बेरियम आयोडाइड से कराएंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा Ba, और फिर उसके बाद Ba बनेगा और Ba के बाद में Br2 बनेगा, क्योंकि Ba जो है वो 2 पॉजिटिव और ये 1 निगेटिव होता है। देखो F है, Cl है, Br है और I है, ये सब 1 निगेटिव होते हैं, हाँ नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। अभी देखो इसकी क्रिया इससे करा रहे, ये इसको त्याग दे रहा है, अब ये इसको त्यागेगा तब देखो ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, इसके लास्ट पोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और पोटेशियम 19 नंबर पर है, इसका 2,8,7 2,8,8 8 8 18 हो गए, 8 8 16 और 2 18 और 1 19 है, तो एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, वो कौन ले जाता है, ब्रोमीन। ब्रोमीन के 7 होते हैं, ये 8 हो जाते हैं, और जैसे ये एक लेगी वैसे ही ये क्या बन जाएगी, Br बन जाती है निगेटिव। इसका मतलब इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है ना पोटेशियम का, इसी वजह से इस रिएक्शन को दिया गया है, समझ गए ना। ऑक्सीडेशन मतलब उपचयन, हाँ उपचयन मतलब ऑक्सीकरण, समझ पा रहे हो ना आप। अब बात आती है इसकी, अब बात आती है अपचयन की। अपचयन मतलब, अपचयन को रिडक्शन भी कहते हैं, हाँ रिडक्शन, हाँ रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब है किसी भी चीज में क्या हो, हाइड्रोजन जुड़े, क्या जुड़े, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाँ, और हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना, हाँ ऑक्सीजन उड़ जाए, निकल जाए, हाथ से हो जाए, और इलेक्ट्रॉनों का ग्रेड होना। इलेक्ट्रॉन ऋणी माने जाते हैं, इस वजह से वो जुड़ेंगे जहाँ हमारा रिडक्शन तो आएगा ही ना, उनके चार्जों में कमी आएगी ना। मान लो प्लस के 2 हैं, प्लस के 2 हैं और प्लस के 2 में से 2 इलेक्ट्रॉन आके जुड़ गए तो ये 0 हो जाएगा। पहले चार्ज 2 है पॉजिटिव का, फिर 0 हो गया, इसका मतलब इस चार्ज में क्या आया है, ऑक्सीकरण नंबर में रिडक्शन आया ना। रिडक्शन मतलब घटा है ना वो पहले से, इसका मतलब रिडक्शन है, हाँ। अब देखो आप इसकी डेफिनेशन पढ़ो, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास हो, हमने यही बताया, ऑक्सीजन निकले किसी यौगिक से, और क्या हो, हाइड्रोजन की वृद्धि, हाइड्रोजन जुड़े, यही तो बोला मैंने, इसका ह्रास हो और ये जुड़े। और एक और चीज ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन और जुड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जुड़ते हैं। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं तो चार्ज में कमी ला देते हैं, चार्ज में कमी लाएंगे तो उसका ऑक्सीकरण नंबर कम हो जाएगा, ऑक्सीकरण नंबर कम हो जाएगा तो वो रिडक्शन होगा, पहले चार्ज कुछ और होगा फिर हमेशा घटेगा, और घटेगा तो सीधी सी बात, या चार्ज माइनस में आएगा या फिर 0 आएगा या फिर पहले से कम हो जाएगा। तो इसका मतलब वो क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब देखो एक रिएक्शन को पहले हम देखते हैं, देखो एक रिएक्शन देखो, आपको समझ में आ जाएगा। इस रिएक्शन में आप देखो कॉपर के साथ क्या हो रहा है, इस कॉपर के साथ देखो ठीक से, यहाँ से हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ने क्रिया की किसके साथ, ऑक्सीजन, इसका ऑक्सीजन छीन लिया ना, ऑक्सीजन निकला, इसका मतलब कॉपर का क्या हुआ है, कॉपर का अपचयन हुआ है, रिडक्शन हुआ है, क्या हुआ है, रिडक्शन। इसे रेड के बोल दो इस पर, हाँ रिडक्शन हुआ है। अब देखो वही लिखा है, ये सब क्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचेत हुआ है, यानी सिंगल रह गया है, उसका ऑक्सीजन चला गया है, हाँ हाइड्रोजन उपचयत होकर, उपचयत का मतलब उसमें ऑक्सीजन जुड़ गया है, जल बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उपचयन अपचयन दोनों हो रहे हैं, इसे हम रिडॉक्स कहते हैं, रिड और फिर उसके बाद डॉक्स,
रिडॉक्स मतलब इसमें रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इसी वजह से रिड मतलब रिडक्शन का और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन का। ये जो अभिक्रिया है वो कौन सी है, ये अभिक्रिया जो है देखो अपचयन हुआ, और इस अभिक्रिया में देखो ठीक से देखो अपचयन कॉपर का हो रहा है, हाँ, और उपचयन भी हो रहा है, दोनों रिएक्शन हो रही हैं। इसका मतलब ये जो है वो कौन सी है, रिडक्स है। रिडॉक्स का मतलब होता है दोनों होना, अपचयन उपचयन दोनों होना। देखो जैसे रेड मैंने बोला था, रेड का मतलब रिडक्शन और ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। आप देखो दोनों हो रहे, इस वजह से रिडॉक्स यानी उपापचयन भी कहते हैं और इंग्लिश में रिडॉक्स बोल देते हैं। आई होप आपको ऑक्सीकरण, अपचयन और रिडॉक्स तीनों समझ में आए होंगे। अब देखो नया टॉपिक स्टार्ट होता है। नया टॉपिक क्या है, दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव क्या है, हम पढ़ ही क्यों रहे हैं इनको, हमें इनकी जानकारी आवश्यक क्यों है, हमारे दैनिक जीवन में इसका कोई व्यवहार है या नहीं भी है, या ऐसे ही पढ़े जा रहे हैं। तब देखो सबसे पहले आप संचारक को जानते होंगे। संचारक का मतलब होता है गलन, क्या होता है, गलन या गलना। अब देखो जब कोई धातु ऑक्साइड या आंद्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है, जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर और कैसी हो जाती है, संक्षारित हो जाती है, बिंदी और यहाँ संक्षारित हो जाती है। जैसे लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग किस वजह से लग रही है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखो उस रिएक्शन को मैं समझाऊं, इसमें ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है, एफ ही है, लोहा है, और लोहे में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन से संपर्क हो रहा है, और ऑक्सीजन के साथ में XH2O और होते हैं, यानी नमी के रूप में पानी और रहता है। अब ये पानी क्या बनाएगा, यहाँ से Fe और 2 और O3 और इन 2 में XH2O। ये रिएक्शन पहले भी मैं बता चुका हूँ इस वीडियो में। हाँ अभी आप देखो ये क्या है, जंग लगा लोहा है, जंग लगा लोहा है, वो लोहा खराब हो जाता है, आपने जंग लगते हुए देखा होगा। लोहे को अगर जंग लग जाए और आप उस पर कोई उपाय ना करें बचाव के, तो वो लोहा खत्म ही हो जाता है, यानी कि उसका संक्षारण होता रहता है और वो मिट्टी बन जाता है बिल्कुल। हाँ तो इसे संक्षारण कहते हैं, यानी किसी भी धातु पर कोई भी परत आ जाती है, किसके कारण, ऑक्सीजन, अम्ल और आंद्रता के कारण आती है। संपर्क में जैसे ही आता है धातु क्रिया करके संक्षारित होने लगती है। अब देखो यही एग्जाम्पल लिख रखा है इधर, देखो लोहे की वस्तु पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना और तावे के ऊपर हरी परत आना। देखो चांदी के ऊपर काली काली, घर पर देखो मम्मी या दीदी या फिर कोई रिश्तेदार देखो तोड़ियाँ पहने रहते हैं ना, तोड़ियाँ तो सबने देखी है, पाजेब पाजेब बोलते हैं। अब देखो उस पर कुछ टाइम बाद क्या आ जाती है, कभी कभी उन पर क्या आ जाती है, काली सी परत चढ़ जाती है, कुछ टाइम बाद, कुछ सालों में होती है ये क्रिया। और तावा देखा ना, तावा पहले तावे के सिक्का चलते थे, उस पर देखो हरी हरी सी परत आ जाती थी, हरा हरा हो जाता। अभी आपके घर में अगर तावे का सिक्का हो पुराना, तब उसे देखो, अब वो क्या हो रहा है, संक्षारण हो रहा है। ये उसके उदाहरण है दोनों के। अब देखो अब इसमें होता क्या है, इसके उपाय में हम कर सकते हैं, उपाय है ये, उपाय मतलब बचाव, क्या है, उपाय मतलब बचाव। बचाव यसद लेपन कर सकते हैं, विद्युत लेपन कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, संक्षारण से बचने के लिए, इसके लिए संक्षारण से बचने के लिए ये सब करते हैं। अब देखो धातुओं का ये बचाव होता है। अब देखो लोहे का मान लो हमारे घर में गेट है, हाँ, अब इस गेट में क्या करते हैं, प्राइमर करते हैं ना, प्राइमर करते हैं, फिर पेंट करते हैं, हाँ, और उसे अच्छे से धुल लेते हैं, हाँ, पेट्रोल या डीजल यानी पेट्रोलियम का कोई भी यौगिक है उससे धुल देते हैं तो काई छूट जाती है। पहले क्लीनिंग करते हैं, फिर उसके बाद हम इससे क्या करते हैं, इस पर पेंट या प्राइमर चढ़ा देते हैं। हाँ आई होप आपको ये संक्षारण वाला टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब नया टॉपिक है आपका विकृगंधता। विकृगंधता क्या है, जैसे आपने खाना तो खराब होते देखा ही होगा, शाम को खाना रखो फिर उसको बाद सुबह में खराब हो जाता है, फ्रिज में भी रखने के बाद कुछ टाइम बाद खाना खराब हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। फ्रिज में कब तक रख के रहोगे, उसका स्वाद विहीन हो जाता है। 4 दिन बाद फिर से सब्जी निकाल के खा के देखो आप, बिल्कुल बेकार हो जाती है, उसमें स्वाद वाद नहीं रहता है, आपको बस लगता है कि ये सही है, परंतु उसमें स्वाद पहले जैसा नहीं रहता है जिस दिन बनी है उस जैसा। अब देखो विकृगंधता क्या है, देखो पढ़ के देखो, मैं जो बता रहा हूँ वही है क्या। देखो वायु युक्त या बसा युक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं, जिसके स्वाद और गंध मतलब स्मेल परिवर्तित हो जाता है, इसे विकृगंधता कहते हैं। देखो सीधी सी बात है, जितने तेलीय पदार्थ हैं और खाने वाली सामग्री है वो किसमें, वायु के संपर्क में आके क्या हो जाती है, वायु के संपर्क में आके
वो उपचयित हो जाती है। उपचयित का मतलब अभी पढ़ा था। उपचयित क्या है? उपचयित का मतलब उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाती है, ऑक्सीडाइड हो जाती है। ऑक्सीडाइड मरना नहीं है, ऑक्सीडाइड, ऑक्सीजन जुड़ जाती है उसमें। हाँ, ऑक्सीजन जैसे ही जुड़ेगी और वैसे ही क्या हो जाएगा, उसके स्वाद में, गंध मतलब उसकी स्मेल में परिवर्तन हो जाएगा। और जैसे ही परिवर्तन होगा और इसको हम क्या कहने लगेंगे कि खाना विकृ गंधित हो गया, उसके स्वाद में परिवर्तित हो गया, उसकी जो स्मेल है उसमें विकृति हो गई, खराब हो गया। विकृति का मतलब देखो, विकृति का मतलब खराब, गंधता का मतलब स्मेल, यानी बहुत खराब गंध आएगी उससे। हाँ, देखो जैसे इसके एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं विकृगंधता की एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल क्या है, जैसे खाने का, खाना रहता है ना, खाने का खराब होना। हाँ, सबसे अच्छा टॉपिक यही, सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही है कि खाने का खराब होना ही विकृगंधता कहलाता है। विकृगंधता क्या? किसी भी चीज़ का खराब होना और उसमें गंदी सी स्मेल आना, स्मेल में विकृति होना अजीब टाइप की। हाँ, अब देखो विकृगंधता रोकने के उपाय क्या क्या होते हैं। अब जैसे आपने नमकीन देखी होगी, आप अपने घर में नमकीन बनाओ, 2-4-10 दिन बाद खराब हो जाती है, परंतु जो मार्केट में नमकीन है वो खराब क्यों नहीं हो रही? कोई तो उपाय होंगे ना जिसके कारण वो मार्केट वाली नमकीन खराब नहीं हो रही। हाँ, उसके पाउच में देखो कोई ना कोई गैस भरी होती है, अगर उसकी गैस निकल जाए तो वो नमकीन पाउच वाली खराब हो जाती है। अगर वो गैस नहीं निकलती है तो 1-2 साल तक वो ऐसे ही चलती रहती, खराब नहीं होती है, उसमें कोई भी विकृति नहीं होती है। अब देखो इसमें क्या होता है, प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करके, यानी उसके प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग यानी एंटीऑक्सीडाइड का उपयोग करके हम क्या करते हैं, उस पाउच में कोई या फिर किसी खाने में उसमें हम क्या डाल देते हैं, उसका विपरीत वाला कारक कोई डाल देते हैं जो ऑक्सीजन से क्रिया ना होने दे। अब देखो वायु रोधक बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर, अब देखो वायु रोधी यानी जिसमें वायु ना जाने पाए, क्या ना जाने पाए, वायु ना जाने पाए, तो खाना खराब नहीं होगा। अब ज़्यादा टाइम तक नहीं, उसके लिए देखो विशेष प्रकार की प्रक्रियाएं हैं। ऐसा नहीं कि आप 10 दिन रखे रहो बंद करके कटोरे में, हाँ कटोरी में टिफिन में, खराब नहीं होगा, ऐसा तो होगा नहीं, खराब हो जाता है। परंतु विशेष प्रकार की स्थितियां होती हैं जो मार्केट में चीज़ें चल रही हैं उनके लिए। हाँ, अभी देखो अब बात आती है वायु रोधी। रोधी का मतलब जिसमें वायु ना जाए उस बर्तन में रख दो, और फिर देखो वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। अब नाइट्रोजन जो गैस है वो कैसी है, हल्की ठंडी गैस है। हाँ, और ये कैसे द्वारा डाली जाती है, शीतलन द्वारा, यानी ठंडक द्वारा डाली जाती है, बहुत ठंडी करके, जिसकी डेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर उससे ऑक्सीजन से क्रिया करके वो खुद ही नष्ट कर देती है उसको, या फिर ऑक्सीजन से क्रिया ही नहीं होने देती है। इस वजह से जो पाउच हैं, जो मार्केट में सामग्री है, खाद्यान्न पदार्थ है, वो मार्केट में जल्दी से खराब नहीं होते हैं। उसकी एक्सपायरी डेट देखो सालों सालों तक की होती है।